हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। ये बीएड फर्स्ट ईयर का है। बुक जो है बाल्यावस्था एवं उसका विकास है ना। चैप्टर 4 है जो हिंदी मीडियम से है ना। तो किशोरों की समस्याएं एवं शिक्षक, परिवार और समुदाय की भूमिका क्या है ना। इसमें जो है फुल कोर्स डिटेल्स में आपको मिलेगा। उससे पहले इस चैनल को यूट्यूब चैनल नेम जो है सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा है ना। ऑल वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें। यह क्लास फुल कोर्स होने वाला है, क्योंकि आप लोग पानी लेकर बैठ जाइएगा है ना। बीच में गैपिंग नहीं होगी, क्योंकि किशोरों की समस्या एवं शिक्षक, परिवार और समुदाय की भूमिका क्या क्या होती है ना। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक मोड़ है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक मोड़ होता है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर हो जाता है, ठीक उसी दिशा में उसके विकास का स्वरूप निर्धारित होता है। जैसे देश प्रेमी या देशद्रोही, अधार्मिक या धार्मिक उसी ओर होता है, जैसे हो गया। और किशोरावस्था में अनेक समस्याएं होती है। किशोरावस्था में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। इनका पता लगाने के लिए मुनि पोप विलियम्स लेविस तथा अन्य मनोवैज्ञानिक ने हाई स्कूल तथा कॉलेज स्तर के किशोरों की समस्याओं को अध्ययन किया है। जैसे हो गया विद्यालय की समस्या, क्या क्या होता है विद्यालय की समस्या, पारिवारिक की समस्या, आर्थिक समस्या, विपरीत यौन की समस्या, उसके बाद व्यक्तिगत सौंदर्य की समस्या, स्वास्थ्य समस्या, मनोरंजन की समस्या और भविष्य की निर्धारण की समस्या, व्यवस्था की समस्या है ना। किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है व्यावसायिक समस्या, दूसरा काम प्रवृत्ति से संबंधित समस्या, असमायोजन समस्या। तो व्यावसायिक समस्या किसको कहते हैं? तो किशोरावस्था भावी जीवन की तैयारी का वह समय होता है जो उत्तर किशोरावस्था के अंत तक प्रत्येक बालक या चाहता है कि वह आत्मनिर्भर बन जाए तथा उसे अपनी शिक्षा, कुशलता तथा रुचि के अनुसार उपयुक्त व्यवसाय प्राप्त हो जाए। 2 में है काम प्रवृत्ति से संबंधित समस्या। तो किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति क्रियाशील हो उठती है। इस तथ्य को सभी मनोवैज्ञानिक ने माना है। स्लास्टर के कहना है कि काम जो है समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। इस विशाल नदी के अति प्रवाह के समान जीवन की भूमि के बड़े भागों को शिक्षित है ना, या ये क्या है उपजाऊ है। समायोजन है ना। तो समायोजन किशोरों की समायोजन समस्याएं अधिकांशतः वातावरण संबंधी होती है, जिसमें प्राय 2 प्रकार के होते हैं ना। समस्याएं में 2 प्रकार के होती है। पहला कोई चीज पारिवारिक वातावरण और विद्यालय वातावरण। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक किशोरों की समस्या को जन्म देने वाली कारण। अब क्या क्या कारण है? तो इसमें हो जाता है शारीरिक यौनिक परिपक्वता या अपरिपक्वता है न, संवेदनात्मक अस्थिरता,
सामाजिक अपरिपक्वता, और उसके बाद है विषमलिंगी यौन संबंधों में असफलता, निम्न सामाजिक या आर्थिक दशाएं, परिवार की अनुपयुक्त दशाएं, लक्ष्य की प्राप्ति में असफलता। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं अध्यापक, परिवार और समुदाय की भूमिका। अध्यापक और परिवार और समुदाय क्या क्या इसमें जो है भूमिका है। अध्यापक है ना, बौद्धिक, अध्यापक में कहता है बौद्धिक शक्तियों का विकास। पहला है बौद्धिक शक्तियों का विकास। तो चूंकि जो है विद्यालय ने ऐसे वातावरण निर्माण किया जाता है जहां बालक ज्ञान और बुद्धि का विकास हो सके, विश्वास और विकास हो सके। विद्यालय बालक में तर्क शक्ति एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करता है। विद्यालय विभिन्न संसाधनों और क्रियाकलापों से बालक के मस्तिष्क का विकास करता है। ज्ञान के द्वारा, है न, ज्ञान के द्वार खोलता है, बालक को चिंतनशील बनाता है। बुद्धिमान ज्ञानवान बालक उचित अनुसूचित में भेद करने में सक्षम होते हैं। दूसरा है गतिशील एवं संतुलित मस्तिष्क का निर्माण, है न। तो विद्यालय एक महत्वपूर्ण कार्य है कि बालक को ऐसा ज्ञान दे जिससे बालक के मस्तिष्क का गतिशील और संतुलित विकास हो सके। प्राप्त ज्ञान को साधन बनाकर नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। तीसरा में है संस्कृति की सुरक्षा और हस्तांतरण। तो विद्यालय का प्रमुख कार्य मानव संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होता है, हस्तांतरण होता है ना। व्यवसायिक, चौथा में व्यवसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा, है ना। व्यवसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा क्या है, तो प्राचीन समय में परिवार द्वारा पारंपरिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त हो जाती थी, परंतु आधुनिक समय में जीविकोपार्जन के लिए विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की शिक्षा अवश्य हो गई है। अतः जीविकोपार्जन के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा देना आवश्यक हो गया है। भविष्य में विद्यार्थी जीविकोपार्जन के लिए अपनी योग्यताएं और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर सही दिशा का चयन कर सके। 5 नंबर में मानवीय, है न। 5 में है मानवीय अनुभवों का पुनर्गठन या पुनर्रचना, ठीक है। तो विद्यालय का कार्य मानवीय अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्रचना भी है। वास्तविकता यह है कि विद्यालय का संबंध केवल समाज की निरंतरता को बनाए रखने से नहीं, अपितु उसे हम विकास के लिए भी प्रयास करना चाहिए। 6 नंबर में नागरिकता का विकास। अब नागरिकता का विकास क्या होगा, है न। 6 नंबर में क्या है, तो नागरिकता का विकास। विद्यालय का कार्य बालकों को कुशल नागरिक बनना है, जिससे कि वह सक्रिय रूप से राजनीतिक, आर्थिक और कार्य में भाग ले सके। उसमें अधिकतर और कर्तव्य को संतुलित करने की क्षमता जागृत करना विद्यालय का ही एक कार्य है। राजतंत्र की सफलता योग्य नागरिक पर भी क्या करता है, निर्भर होती है। इस दृष्टि से विद्यालय को बालक के समक्ष ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद है लास्ट 7वां नंबर में है चरित्र का विकास, है न। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। विद्यालय को वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सके और
चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास हो सके। इसके लिए विद्यालयों को है न विद्यालय को नियंत्रण विविध कार्यक्रम का आयोजन करते रहने चाहिए। ठीक है, करते रहना चाहिए, जैसे प्रार्थना सभा, विविध संस्कृति साहित्यिक कार्यक्रम आयोजन, पुस्तकालय में उपयोगी अध्ययन सामग्री की भी उपलब्धता, समाज सेवा कार्य आदि एक क्या है, चरित्र का विकास है। अध्यापक के अनौपचारिक कार्य है न, इनफॉर्मल फंक्शन ऑफ टीचर। पहला है शारीरिक विकास है न, पहला कुछ है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। विद्यालय को है न, विद्यालय को एक अनौपचारिक कार्य शरीर का उत्कर्षण करना है। मानसिक क्रियाओं के आधार पर भी शारीरिक विकास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क में, और विद्यालय का संपूर्ण वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें रहते हुए बालक का स्वयं की स्फूर्ति अनुभव करते हैं। दूसरा है क्या, सामाजिक भावना का विकास है न, दूसरा में सामाजिक भावना का विकास। तो विद्यालय का है न, विद्यालय का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह बालक को इस प्रकार तैयार करे, ऐसी भावना का विकास करे जिससे वह अपने आपका नहीं समाज का ध्यान सर्वदा रखे। सामाजिक भावना के विकास से बालकों को सामाजिक उन्नयन, सामाजिक कल्याण और मानवतावादी दृष्टिकोण से कार्य व्यवहार करना आ जाता है, जिससे समाज में एकता, भाईचारा, सौहार्द की स्थापना होती है। परिवार की भूमिका क्या क्या होती है अब है न, परिवार की भूमिका। ठीक है, तो वर्तमान समय में परिवार है न, वर्तमान समय में परिवार के कार्य में बहुत परिवर्तन आ गया है। समाज की जटिलता और औद्योगिक विकास तथा सूचना क्रांति में मनुष्य की आवश्यकता और आकांक्षाओं को विस्तृत कर दिया है न। एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति करता है। तो आइए देखते हैं। पहला है बालक है न, बालक का शारीरिक विकास है न, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। परिवार बच्चों के खान पान है न की व्यवस्था करता है, उनका स्वास्थ्य की नियमित तौर पर निगरानी करता है, बच्चों की संतुलित भोजन का प्रबंध करे, उन्हें कुपोषण से बचता है। परिवार बच्चों के संतुलित भोजन का प्रदान करे है ना। इसका जो होता है साफ पानी, सफाई और स्वच्छता जैसे स्वस्थ के सामाजिक निर्भरता को ध्यान में रखना चाहिए। रोगों से प्रतिरोध करने की क्षमता के विकास के लिए माता पिता अपने बच्चों की आवश्यक टीके उचित समय पर लगवाते रहते हैं। बच्चों के बीमार पड़ जाने पर उनका इलाज कराना, उनकी विशेष देखभाल करना परिवार का ही कर्तव्य होता है। दूसरा है बच्चों का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बालकों के मानसिक विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए परिवार में उचित वातावरण का निर्माण करते, उनकी रुचियों और आवश्यकता के अनुसार उनके लिए खेल के उपकरणों की व्यवस्था करते हैं। 3 नंबर में है बच्चों का संवेदनात्मक विकास है ना, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। परिवार बच्चों को उचित परिवेश प्रदान करके उनके संवेदनात्मक विकास को उचित दिशा में मोड़ने का प्रयास करता है। परिवार बच्चों के विश्राम की कमी नहीं होने देता है, संतुलित भोजन की व्यवस्था करता है,
जिससे बच्चे की स्वास्थ्य में विकास ना उत्पन्न हो और बच्चा चिड़चिड़ा तथा क्रोधी ना हो। बच्चे को माँ की ममता, पिता का संरक्षण और भाई बहनों का स्नेह मिलता है। 4 नंबर में है भाषा का विकास करना। अब भाषा का विकास कैसे करें? डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा के विकास पर परिवार का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बोलना एक प्रकार का व्यवहार है जो अपने परिवार के सदस्य को सिखाता है। अध्ययन से पता चलता है कि जिन परिवारों में अकेला बालक होता है उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि वह वरिष्ठ व्यक्तियों का ही अनुकूल करता है। उसके बाद 5 नंबर में बालक का सामाजिक विकास। अब बालक का सामाजिक विकास क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चों का सामाजिक विकास करना परिवार का महत्वपूर्ण कार्य होता है। बच्चा माँ के त्याग और पिता के संरक्षण से बहुत कुछ सीखता है। परिवार में प्रायः भिन्न भिन्न रुचि और मिजाज वाले सदस्य होते हैं। इनके व्यवहार के तरीके और भावनाएं भी अलग अलग होती है। इन सभी को बच्चों के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। इससे बच्चों को दूसरे के साथ अनुकूलन करना सीखता है। 6 नंबर में है बालक के सांस्कृतिक विकास, है ना, कल्चर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब बच्चों का सांस्कृतिक विकास क्या है? तो अपने बच्चों के सांस्कृतिक विकास के लिए परिवार हमेशा सचेत और तत्पर रहता है कि नई पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। वरिष्ठ लोग अपने ज्ञान और अनुभवों से अपने बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास करते रहते हैं। परिवार संस्कृति, है ना, परिवार अपनी संस्कृति परंपराओं से नई पीढ़ी को संपृक्त करने का प्रयास करता है। प्रत्येक परिवार के क्रियाकलापों में उनके मूल्य और परंपराओं, रीति रिवाज परिलक्षित होती है। उन्हीं को देखकर या सुनकर बच्चे वैसा ही करने का प्रयास करता है। 7 नंबर में है बालकों का धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास, है ना, रीजनल एंड स्पाइरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। माता पिता के धार्मिक विचारों और दृष्टिकोणों का बच्चे के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म के अनुयायी होता है। बच्चे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक प्रथाएं, नैतिकता आदि परिवार से ही सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार में आयोजित प्रार्थना, पूजा पाठ तथा आराधना से सम्मिलित होते हैं। उसके बाद 8 नंबर में है बालक में सृजनात्मक विकास करना। बालक में सृजनात्मक का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी इन द चाइल्ड। बालकों की सृजनात्मक विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों में थोड़ी या अधिक मात्रा में सृजनशीलता अवश्य होती है। बच्चों की सृजनात्मक की प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति का अक्षर देकर सहज रूप से विकसित किया जा सकता है। 9 में बालक का व्यावसायिक विकास। तो बालक का व्यावसायिक जो होता है, बालक का व्यावसायिक विकास होता है, कैरियर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आदिम समाज में बालक को व्यावसायिक शिक्षा अपने परिवार में ही प्राप्त होती है। आज स्थितियां बदल गई है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा वैज्ञानिक आविष्कारों ने बालकों की व्यावसायिक शिक्षा के लिए विशिष्ट संस्थानों को जन्म दिया, परंतु आज भी बढ़ाईगिरी, लोहारगिरी, चमड़े का काम, दर्जी का काम, सूत कटाना, खेतों में
बुआई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, परंपरागत खिलौने बनाना, मिठाई बनाना आदि व्यावसायिक और यौद्धिक कार्य अपने है न परिवार में ही सीखते हैं। 10 नंबर है मूल्यों की शिक्षा देना। अब मूल्यों का है न तो टीचिंग वैल्यू परिवार संस्कृति प्रतिमानों का व्यावसायिक है न व्यवहारिक रूप में अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। समकालीन परिस्थितियों में परंपरागत मूल्यों से सामंजस्य बनाते हुए जो माता पिता नवीन संस्कार बच्चे को देते हैं उसके बल पर बच्चे नव समाज में अपने को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। 11 में बालकों की आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चे छोटी छोटी आदतें परिवार में ही सीखते हैं, किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, जैसे जूते के फीते बांधना, बोलने की आदत, खाना खाने की आदत आदि परिवार बड़े सदस्यों का अनुकरण कर बालक भी वैसा ही करने लगता है। 12 नंबर में अवकाश काल के सदुपयोग है न तो आजकल बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना बोझ होता है कि उन्हें अवकाश मिल ही नहीं पाता है। विद्यालय ग्रीष्म काश शीतवास अन्य कई अवकाश करते हैं है न उन अवकाशों में है न उन अवकाशों में क्या होता है, उन अवकाशों में लंबे अवकाशों में बच्चे अपनी नानी दादी के घर जाते हैं, परंतु अब इतना चलन भी कम होता है जा रहा है कि पूरी छुट्टियां बच्चे कहीं और बिताकर आए। छुट्टियां में बच्चों को किस तरह व्यस्त रखा जाए ताकि वे समय का दुरुपयोग ना करें। तो जैसे हो गया, पहला हो गया तैरने है न तैरना सीखने के लिए भेजना। दूसरा हो जाए किसी खेल का प्रशिक्षण दिलवाना। तीसरा है संगीत कक्षाओं का नृत्य कक्षाओं में भेजना। चौथा है चित्रकला या हॉबी क्लासेस में प्रवेश दिलाना। 5वां है पिकनिक